हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ, जिसको हम जारी रखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। अब तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि कैसे अंग्रेजों की नीतियाँ थी, वो जिम्मेवार थी भारत में एकता स्थापित करने में। 1857 की क्रांति से हमने बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे कई सारे संगठनों का गठन किया गया। उनमें से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। हालांकि शुरुआती जो नीति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो नीतियां नरमवादी नीतियां थी, इसलिए उस वक्त के जो नेता थे उनको नरम दल के नेता भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन था, बंग भंग जिसको बोलते हैं। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया, उस वक्त कौन सा बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ और जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को बदल दिया। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री, इतिहास का चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको हम पढ़ रहे हैं। दिनांक रहेगी 1 फरवरी 2021। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है, जो हमारे देश और पूरे विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए थे, क्योंकि शुरुआत की जो राजनीति थी वो प्रार्थना की राजनीति थी, जिसे हम कह सकते हैं हाथ जोड़ने की राजनीति, निवेदन की राजनीति थी, क्योंकि उसमें सिर्फ पत्र लिखे जाते थे अंग्रेज अधिकारियों के पास, भाषण दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे और उसके कोई सकारात्मक जो परिणाम थे वो भी निकल के नहीं आए थे। इसलिए उनके तौर तरीकों के ऊपर सवाल उठने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया। और इन्हें हम परिवर्तनवादी भी कहते हैं, क्योंकि ये बदलाव चाहते थे। और इन्हें हम गरम दल के नेता भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ा करना चाहते थे कि अगर हम ऐसे ही पत्र लिखते रहे तो शायद अंग्रेजों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाले। तो ये थे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनको बोलते हैं हम गरम दल के नेता या लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता के कामों पर महत्व दिया। इन्होंने महत्व दिया कि अगर हमें अंग्रेजों से टक्कर लेनी है तो कुछ करना होगा, सिर्फ पत्र लिखने से देश आज़ाद नहीं हो सकता। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। इस नारे ने भारतीयों में एक अलग जोश भरा। इसी वक्त अंग्रेज, जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो मजबूत हो रहा था, तो अंग्रेज पहले से ही फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर उसी नीति को लागू किया। और बंगाल, जहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय नेता निकल कर आ रहे थे, सबसे ज़्यादा मजबूत जो राष्ट्रीय आंदोलन था बंगाल में मजबूत हो रहा था, वहाँ पर बंगाल का बंटवारा कर देते हैं ताकि राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाए। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। हालांकि उनका तर्क ये था, जो दिखावे के लिए, कि काफ़ी बड़ा राज्य हो गया, प्रांत हो गया, तो इसलिए हम इसका बंटवारा करें। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से, सिर्फ उन्हीं को ही फायदा मिलने वाला था। लेकिन सरकार ने बंगाल के विभाजन कुछ और मंशा से किया। उन्होंने गैर बंगाली इलाकों को बंगाल से अलग नहीं किया, बल्कि बंगाल का जो बंगला इलाका था, जहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि वहाँ की जो जनता, जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से फैल रहा था, वहाँ की जनता का बंटवारा किया जाए, वहाँ के नेता हैं उनको बांट दिया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन है उसको कमजोर कर दिया जाए। तो इस उद्देश्य से कब होता है? 1905 में होता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। अब उसके विरोध में देश भर में
पहला एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है या बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। विभाजन से देश में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि नरम दल और गरम दल के नेता थे, सभी ने इसका मिलकर के विरोध करते हैं बंगाल के विभाजन का। इससे जो संघर्ष उपजा, जो आंदोलन चला, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो आंदोलन चला था उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, बच्चों ने जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे उनमें जाना छोड़ दिया, जो भारतीय नेता थे उन्होंने उपाधियां त्याग कर दी, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। तो इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाएं, उन पर जोर दिया गया। और यह आंदोलन सबसे ताकतवर बंगाल में था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी गूंज थी, वो सुनाई दी थी। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे कि हिंसा का सहारा भी अगर हमें लेना पड़ा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये था कि कैसे नरम दल के बाद गरम दल आते हैं और उसी वक्त गरम दल यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता है तो बंग भंग किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, जो देश का पहला बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो शांतिपूर्वक था। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इस दौरान या इसके बाद घटित हुई थी। इनमें 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग पार्टी है, उसका गठन किया जाता है। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, मध्यम वर्गीय यानी कि नरम दल और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि गरम दल में। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी दिखावे के लिए, जैसे हमारे यहाँ लोकल चुनाव होते हैं, ऐसे परिषद का गठन किया गया था जिनके पास शक्तियां नहीं थी। लेकिन उसमें भी अंग्रेजों ने अपनी नीति फूट डालो राज करो को जारी रखा। उन्होंने मुसलमानों के लिए जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की और बाकी के लिए यानी कि हिंदुओं को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया। तो ये एक नीति थी कि जिसके तहत भारत की जो आम जनता है वो हिंदू और मुसलमान में बंट जाए। ऐसे ही 1915 में आगे एक बड़ा परिवर्तन आता है जब कांग्रेस के दोनों गुटों में वापस एकता स्थापित हो जाती है। इससे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी लखनऊ में समझौता होता है, जिसके तहत ये निर्णय लिया जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ हम मिल करके लड़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, घटनाएं हैं जिसको आपको याद रखना है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट में, पहला हमारा प्रश्न रहेगा, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लग गई। कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे जिनको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, उनकी आलोचना क्यों की जाने लगी। तो कांग्रेस के नरमपंथियों के निवेदन की राजनीति तथा कोई सकारात्मक परिणाम न आने के कारण आलोचना होने लगी थी। पहला तो ये था कि उनकी राजनीति जो तरीका था वो गलत था। गलत मतलब प्रभावशाली नहीं था। निवेदन की राजनीति थी, पत्र लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते। दूसरा ये था कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं आया था। अंग्रेज उनकी किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी आलोचना की जाने लगी। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न रहेगा, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी, ये हमें बताना है। तो बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा जनता और नेताओं को बांटकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना उनका मुख्य उद्देश्य था बंग भंग के पीछे। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। तीसरा, देश भर में जुलूस निकाले गए, जनसभाओं का आयोजन किया गया। चौथा, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा और अंतिम प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। उनकी तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो मैंने ये लिख करके दिया, न तेरा देश न मेरा देश, यह भूमि भारत है हम सभी का देश।
न तेरा देश न मेरा देश, यह भूमि भारत है हम सभी का देश। आपको भी अगर इससे बेहतर कोई नारा सूझ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो, कमेंट में भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्लास 8 की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।